दोस्तों नमस्कार। बहुत कम ऐसे चुनाव परिणाम होते हैं जो देश की समूची राजनीति को बदलने के संकेत देने लग जाएं। सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति किसी भी एक राज्य के चुनाव परिणाम को लेकर कभी नहीं आती है। भारत के भीतर सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन 2014 के चुनाव में हुआ और उस चुनाव परिणाम के बाद 3 मैसेज इस देश ने खुद ब खुद समझ लिए। पहला बड़ा मैसेज तो यही था, बीजेपी अब वह बीजेपी नहीं रही। इस देश के भीतर में कॉरपोरेट की पूंजी अब वो कॉरपोरेट की पूंजी नहीं रही। इस देश के भीतर में दलित, शोषित, आदिवासी या अल्पसंख्यक की अब वह परिस्थिति भी नहीं रही। यानी इस देश की राजनीति जिस चौखट के आश्रय चलती है, राजनीति के लिए वह चौखट अब बिल्कुल नया है। और शायद इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा वह ओबीसी है, खुलकर कहा हमें माइनॉरिटीज के वोट यानी मुस्लिमों के वोट की जरूरत नहीं है, खुलकर कहा इस देश में सबका साथ सबका विकास, लेकिन रास्ता उससे अलग हटकर पकड़ा। इस देश के भीतर की राजनीतिक परिवर्तन की यह दिशा पहली बार 2024 में तब जाकर थमती है जब इस देश के दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक, इस देश का पिछड़ा तबका यह सोच लेता है कि दरअसल जो बीते 10 वर्षों की राजनीति चली आ रही है उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। और ध्यान दीजिए, इसके इर्द गिर्द जितने भी चुनाव हुए, उन चुनावों में राज्यों के चुनाव परिणाम ने कभी देश की राजनीति को अंदर से हिलाया नहीं, जो 2024 ने इस देश की राजनीतिक जड़ों को हिला डाला। और जो 10 बरस की सत्ता थी, उसके सामने राजनीतिक तौर पर यह सवाल खड़ा हो गया, वो अपने बूते जिस धर्म के आश्रय, जिस राष्ट्रवाद के आश्रय, इस देश के भीतर कॉरपोरेट की पूंजी के आश्रय और इस देश के भीतर लाभार्थियों की कतार को बढ़ाते हुए अपने वोट बैंक को तब्दील करने के आश्रय जिसे साध रही है, उसके समानांतर कौन है। और शायद इसीलिए लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली के चुनाव परिणाम इसी दिशा में गए, जब इस देश के भीतर विपक्ष की राजनीति को अब सोचने की जरूरत है उसका रास्ता जाता किधर है। एक बात तो तय है कि भारत में बीजेपी और कांग्रेस दो अलग अलग विचारधाराओं के आश्रय चलती रही है और कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को कभी भी बीजेपी ने राजनीतिक जीत के साथ हासिल नहीं किया। इस देश के भीतर बीजेपी की भी राजनीतिक जमीन को कांग्रेस हासिल कर नहीं पाई। बीजेपी की जमीन छोटी थी, कांग्रेस की जमीन बड़ी थी। लेकिन मंडल के बाद यानी मंडल कमंडल की राजनीति के दौर के बाद इस देश में पहली बार मंडल से निकली हुई जो राजनीति थी उसने इस देश में जातीय समीकरणों को न सिर्फ बदल डाला, बल्कि राजनीतिक तौर पर जातीय समीकरणों के आश्रय राजनीतिक दलों को खड़ा कर दिया। इसीलिए यह सवाल बड़ा होते चला गया, कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पर ममता बनर्जी पार्टी छोड़कर निकली तो सबसे पहले कांग्रेस की वोट बैंक जो तकरीबन 11% था उसको अपने हाथ में लिया और उसके बाद फिर वामपंथियों का वोट बैंक उनके पास आया। मंडल से निकली हुई राजनीति में उत्तर प्रदेश और बिहार, उसमें चाहे अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी, उस दौर में मुलायम सिंह का जिक्र हो या फिर मायावती यानी काशीराम का जिक्र हो, बिहार में चाहे लालू यादव का जिक्र हो या उससे निकले हुए नीतीश कुमार का जिक्र हो, इन सभी का वोट बैंक कांग्रेस के वोट बैंक पर खड़ा था। और दिल्ली तो एक बेहतरीन उदाहरण है इस बात का कि तकरीबन 40% कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास चला गया। और ध्यान दीजिए, इस चुनाव के परिणाम में जो दिल्ली में चुनाव परिणाम हुए, उसने बहुत साफ तौर पर मैसेज दिया कि कांग्रेस के वोट बैंक, कांग्रेस की जमीन पर अगर सीधे बीजेपी हथियार नहीं सकती है तो फिर 2013 से पहले कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो जब
आम आदमी पार्टी के पास आया। शुरुआत में तकरीबन 29% और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते 53% तक चला गया, 54% तक चला गया। उसमें तकरीबन 40% से ज्यादा कांग्रेस का ही वोट बैंक था। उसी कांग्रेस के वोट बैंक से तकरीबन 8% वोट बैंक इस बार बीजेपी के पास चला गया और 40 सीटें उसने जीत डाली और उन क्षेत्रों में और उस राजनीतिक जमीन पर जीत डाली जहां पर कांग्रेस अपनी विचारधारा के साथ दिल्ली में मौजूद थी। बीजेपी वहां नहीं जीत पाई। इसीलिए बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में आपको 3 नाम याद आएंगे। वो खुराना साहब का नाम हो, साहेब सिंह वर्मा का नाम हो या सुषमा स्वराज का नाम हो, जो बहुत कम दिनों तक रही। शीला दीक्षित इस दौर में याद आएंगी, 15 साल तक रही। लेकिन उसके बाद आपको अरविंद केजरीवाल भी याद आ जाएंगे, जो 2013 के बाद से लगातार बने रहे, यानी वह भी तकरीबन 11 बरस तो रहे। और वोट और राजनीतिक जमीन दोनों कांग्रेस से निकलकर आम आदमी पार्टी के पास गई और आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति जिस लाभार्थी योजना के तहत चल रही थी, उससे बड़ी लकीर बीजेपी ने खींची और वह सारी चीजें शिफ्ट हो गई बीजेपी के पास। तो क्या यही संकट आने वाले वक्त में बिहार और उत्तर प्रदेश के भीतर होने वाला है? क्योंकि बिहार में भी दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी है, पश्चिम बंगाल में दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में तो पहली बड़ी पार्टी बीजेपी हो चुकी है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। अब इस परिस्थिति के ठीक समानांतर एक दूसरी लकीर खींचिए और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर लड़ रहा था और जो परिस्थिति बीजेपी के सामने खड़ी हुई उसमें यह बार बार कहा गया कि बहुमत आएगा नहीं और बार बार बीजेपी कहती रही कि 400 पार हो जाएंगे। परिणाम सबको पता है। यानी इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के तमाम छत्रप और कांग्रेस अगर एक साथ मिलकर लड़ते हैं, जो लोकसभा में लड़े, तो फिर बीजेपी की सांसें फूलने लग गई। लेकिन वही इंडिया गठबंधन जब महाराष्ट्र में जाता है तो वहां विधानसभा की सीटों को लेकर जो झगड़े चलते हैं, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो या फिर एनसीपी शरद पवार की हो या कांग्रेस हो, वो झगड़ा मराठवाड़ा में सीटों को लेकर हो या विदर्भ के भीतर सीटों को लेकर हो, और उसमें जो जान राजनीतिक तौर पर लोकसभा चुनाव के वक्त फूंकी गई और जिसका असर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तो जबरदस्त बीजेपी के खिलाफ नजर आया, वो सब कुछ महाराष्ट्र में एक झटके में उलट गया। पहला मैसेज यही है, क्या वाकई 2024 की तर्ज पर अगर इंडिया गठबंधन इस देश की राजनीति में राज्यों के चुनाव में भी इसी मशक्कत के साथ खड़ा हो जाए तो फिर उसकी जीत या बीजेपी की जीत के सामने चुनौती, दोनों परिस्थितियां एक झटके में आकर खड़ी हो जाएगी। यह सवाल आज इसलिए भी बड़ा है क्योंकि बीजेपी के भीतर चुनावी जीत के लिए लार्जर देन लाइफ बन चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस हकीकत को जानते हैं और इसीलिए अपने जीत की भाषण में कल वह जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, करते करते उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने इंडिया गठबंधन को समर्पित कर दिया और जो मैसेज दिया वो मैसेज बहुत साफ था। अगर ये दल सारे एकजुट हो गए तो खतरे की घंटी है और अगर एकजुट ना होने दिया जाए तो बीजेपी के लिए अनुकूल रास्ता है। लेकिन इसको बताने का तरीका अगर खुद प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं तो कैसे बताएंगे? हमें लगता है कि बिहार अगला चुनाव है जो इसी बरस होना है और उस चुनाव को लेकर यह कहा जा सकता है कि बिहार में आरजेडी समझौता कांग्रेस से बड़ा छोटा समझौता करेगी और यह भी हो सकता है कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी की सीटों को भी दे दे कि उत्तर प्रदेश से लगने वाली 4-5 सीटों पर आप भी लड़ लीजिए। यह भी हो सकता है 2-3 सीट ममता बनर्जी को भी दे दिया जाए। लेकिन जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक सवाल यह है कि दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक,
अगर ये दोनों वोट बैंक नहीं मिलते और इन राज्यों में राजनीति साधने वाले अगर बिहार का जिक्र कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, तो यादव वोट बैंक भी अगर आप जोड़ लेते हैं, यादव तो जुड़ ही जाएंगे क्योंकि नेता उन्हीं समुदाय से निकला हुआ व्यक्ति है। लेकिन सवाल है कि मुस्लिम और दलित, क्या ये दोनों वोट बैंक एकमुश्त एक साथ कहीं बिखरेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, जैसे दिल्ली में हो गया? दिल्ली में क्या हुआ उससे पहले हमें लगता है प्रधानमंत्री को एक क्षण के लिए इसलिए सुनना चाहिए कि डर तो उन्हें भी है, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि रास्ते एक हों। और उनके कहने का अंदाज जिस रूप में है, पहले उसे सुनिए जरूर। कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मानती थी। मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है, उसी जमीन को खाने में जुट गई है। अच्छा है बीजेपी के नायक ने खुद वो पर्दा हटा डाला, क्योंकि एक बात तो तय है, बिहार के भीतर भी देखिए तो दलितों की तादाद तकरीबन 19-20% है, मुस्लिमों की तादाद तकरीबन 17-18% है। दोनों को मिला दीजिएगा तो तकरीबन 37-38% दलित और मुस्लिम बन जाते हैं, और उसमें यादवों की मौजूदगी जीत पर मुहर लगा देती है। सवाल है राजनीतिक तौर पर क्या 2024 का लोकसभा का प्रयोग जो इंडिया गठबंधन ने किया, अब उसके सामने चुनौती है कि वह उस प्रयोग पर आगे बढ़ पाए या नहीं बढ़ पाए। और कमोवेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश को लेकर आएगी, जहां 2027 में चुनाव होने हैं। पीडीए के आसरे और समाजवादी पार्टी का नारा कि देखिए पिछड़ा हमारे साथ, दलित हमारे साथ, अल्पसंख्यक हमारे साथ, यह कहने से काम नहीं चलेगा। ये सब जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मशक्कत की, उसका मैसेज बहुत साफ है। वो भाईचारे का मैसेज है, वो समतावादी समाज का मैसेज है, वो समाजवादी दृष्टिकोण का मैसेज है, और उसके साथ कहीं ना कहीं वो वामपंथी सोच भी है, जिसमें उत्पादन में शामिल कौन हो, उसको कितना हक मिले। और उत्तर प्रदेश के भीतर दलितों की तादाद 20% है, और उत्तर प्रदेश के भीतर मुस्लिमों की तादाद लगभग 19% है, यानी 39% तो यही हो गए। और इसके बाद अगर यादवों का समीकरण साथ में खड़ा है तो सत्ता में जीत की मोहर तो लग गई, फिर कहां दिक्कत है? और यह मैसेज दिल्ली से क्यों निकला? हमें लगता है यहां पर जिक्र तो असम और बंगाल का भी होना चाहिए, महाराष्ट्र का भी होना चाहिए। महाराष्ट्र के भीतर भी मुस्लिमों की तादाद 11%, दलितों की तादाद तकरीबन 13%, 11 साढ़े 11 मुस्लिम हैं, 13%, यानी लगभग ये 25% के लगभग बैठते हैं। यानी हर चौथा उम्मीदवार उस वोट बैंक में शामिल है जिसको लेकर ये पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन मशक्कत कर रहा है। राहुल गांधी हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लिए हुए हैं, जाति की राजनीति को एक नई दृष्टि का बोध कराना चाहते हैं जिसमें एक अस्थायी समाधान हो। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली के भीतर अभी तक जो माना जाता था कि मुस्लिम समुदाय उसी को वोट देगा जो बीजेपी को हराएगा, यह घोषित तौर पर सच बात है। लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका मुस्तफाबाद, जहां सबसे ज्यादा दिल्ली में वोटिंग होती है, वहां पर 42% वोट लेकर बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रहती है, क्योंकि माना गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और
मुकाबला जो है वह बीजेपी के बीच है। लेकिन एक तीसरा उम्मीदवार की एंट्री होती है AIMIM ओवैसी की पार्टी, और उसमें उम्मीदवार उसे बनाया जाता है जो वहां पर दंगे का आरोपी है। तो तीसरे नंबर पर उसे वोट मिल जाते हैं। चौथे नंबर पर कांग्रेस को वोट मिलते हैं, यानी कांग्रेस जिस या उस पर लगते हुए जो बीजेपी के आरोप हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए मुस्लिमों को सहलाते रहते हैं, तो यहां तो यह समझना होगा दो हिस्से बहुत साफ हैं। एक तरफ याद कीजिए, CA NRC को लेकर जो आंदोलन दिल्ली में चला उसमें अरविंद केजरीवाल नहीं गए। दंगे प्रभावित इलाकों में मुस्लिमों के घर पर अरविंद केजरीवाल नहीं गए। कश्मीर में 370 का मामला जब आंदोलन रद्द हुआ तो भी उस पर कोई भी टीका टिप्पणी अरविंद केजरीवाल ने नहीं की। आम आदमी पार्टी खामोश रही, क्योंकि उसकी राजनीति तो दरअसल उस वोट को साधने की थी जहां पर पेट से वोट जुड़ जाए, यानी भूख से जुड़ जाए, जिंदगी की जरूरत से जुड़ जाए, कमाई से जुड़ जाए। तो यहां पर बीजेपी का उम्मीदवार मुस्तफाबाद में जीत जाता है। 12 सीटें दलितों की दिल्ली में सुरक्षित, 4 सीट पर बीजेपी जीत जाती है। यानी सिरमौर लेकर जो राहुल गांधी चल पड़े, और दिल्ली के भीतर भी तो जय संविधान को लेकर सभा हुई, लेकिन कांग्रेस के अनुकूल तो कुछ भी नहीं। तो पहला मैसेज है, जो सत्ता में आ रहा है, सत्ता में आ सकता है, उसी के साथ दलित और मुस्लिम जाएगा। और अगर लकीर खिंच चुकी है, जो मुस्लिमों को लेकर खिंच चुकी है, क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, जिक्र कई नेताओं ने कई मौकों पर पब्लिकली किया है, तो वह भी वोट छितरा गया। यानी एक लंबी प्रक्रिया के दर, वो कौम का जिक्र हो या समुदाय का जिक्र हो, एक वैकल्पिक परिस्थितियों को खोज रहा है। लेकिन यह सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में तो नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी इसे भी बाखूबी समझते हैं और जानते हैं कि ऐसा अगर एकजुटता के साथ चीजें खड़ी हो गई तो फिर मुश्किल होगी। शायद इसीलिए उन्होंने दिल्ली का भी जिक्र किया और बताया कि दरअसल इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ था। जाहिर है अखिलेश यादव चुनाव प्रचार कर रहे थे, एक ही गाड़ी पर सवार थे केजरीवाल के साथ। टीएमसी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा आए थे, पूर्वांचल वोटरों को लेना चाहते थे अपने साथ। मोइया मोत्रा थी। लेकिन ध्यान दीजिए, टीएमसी और समाजवादी पार्टी खुले तौर पर समर्थन कर रहे थे, लेकिन जहां जहां गए वहां हार मिली। तो क्या पूरी इंडिया दिल्ली में हार गई? और पूरी इंडिया जब दिल्ली में हार गई तो वह परिस्थितियां इसलिए थी कि सभी बटे हुए थे, कोई एक रास्ता नहीं था किसी के पास। या इससे हटकर वाकई मुद्दों के आसरे सब आपस में टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं? इस ताले की चाबी भी प्रधानमंत्री मोदी ने खोल डाली और बता दिया कि देखिए, वो कांग्रेस ही है जिसके खिलाफ बीजेपी नहीं, जिसके खिलाफ इंडिया गठबंधन के छत्रप भी हैं, जो सभी चुनाव हार गए। सुन लीजिए। इसलिए दिल्ली में हमने देखा, इंडी के ही दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस को हैसियत बताने की कोशिश की, अपने वोट बैंक को रोकने की कोशिश की। ये मीडिया वालों को पता नहीं समय नहीं मिला, अब तो समय ही समय है उनके पास। इंडी गठबंधन पूरा दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ मैदान पे उतरा था, और फिर भी क्या हाल हुआ देखिए, दोनों तरफ। साथियों, वो कांग्रेस को रोकने में तो सफल रहे, लेकिन आपदा को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। अब दिल्ली चुनाव के बाद तो हर जहन में इंडिया को लेकर यह बात तो होगी कि दरअसल इसी साल के अंत में तो बिहार में चुनाव होना है, और अगला साल शुरू होते ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, असम में चुनाव होना है, और 2027 उत्तर प्रदेश के भीतर चुनाव होना है। तो अगर आप उस राजनीति के मर्म को समझे जहां पर इन तीनों राज्यों को लेकर क्या इंडिया गठबंधन की राजनीति अलग अलग तरीके से है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन, जहां पर
आरजेडी पसंद नहीं करेगी कि वो ज्यादा सीट कांग्रेस को दे, और कांग्रेस ये पसंद नहीं करेगी कि उसका ऑर्गेनाइजेशन आरजेडी की वजह से लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे, तब वो क्या करेगी? खास तौर से तब जब मंडल की राजनीति से आरजेडी निकली है और इस दौर में मंडल को नई परिभाषा देते हुए राहुल गांधी इस देश के दलित पिछड़ों के सामने यह सवाल रख रहे हैं कि आपकी उपयोगिता तो गवर्नेंस में है ही नहीं, और आपको जब तक शामिल ना किया जाए, आपकी गणना करने के बाद जो सेंसस है उसको ना लागू किया जाए, तो पता ही नहीं चलेगा आपको भी। तो हम तो आपके लिए अस्थायी समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन खोज रहे हैं। कोई भी सवाल करेगा, इस दौर में लालू यादव परमानेंट समाधान तो खोज नहीं पाए, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा कि पिछड़ों की राजनीति के बिहार में वही सिरमौर हैं। कमोवेश इसी राजनीति को अपने तरीके से नीतीश कुमार ने भी संभाला। और जब हम जिक्र मंडल का कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है, 35 साल तो बीत गए, लेकिन बिहार आज भी इस देश के सरकारी दस्तावेजों में सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा है। आर्थिक तौर पर उसकी विपन्नता जग जाहिर है। पर कैपिटा इनकम बिहार का हो, किसानों की आय हो, हर मामले में इतना पिछड़ा है, यहां तक कि कोई इंडस्ट्री तक नहीं। तो इस पूरी परिस्थिति के बीच में लालू यादव और नीतीश कुमार की ही सत्ता रही, कांग्रेसी सत्ता से बाहर रहे। अब एक नई राजनीति 2014 के बाद जब उभर कर आई, जो उस पारंपरिक बीजेपी को पीछे छोड़ चुकी थी, तो अब बिहार को लेकर किस तरीके से इंडिया गठबंधन को लड़ना है? क्या वही लड़ाई बंगाल में लड़ी जाएगी जो उसके बाद अगले बरस है? बिल्कुल नहीं। ममता बनर्जी वहां एकला चलो का नारा लगाती है, क्योंकि वो जानती है वहां तकरीबन 28-29% मुस्लिम है। उसके साथ उनका अपना वोट बैंक जुड़ जाए तो फिर खेल हो जाता है, किसी की जरूरत ही नहीं है। और उन मुस्लिमों को भी लगता है कि बीजेपी को यही हरा सकती है, तो यह गणित इतना फिट बैठता है कि इसमें एक अंश भर भी ना वामपंथियों की जगह है, ना कांग्रेस की जगह है। यह दूसरा प्लान हो गया जो बिहार से हटकर आपको बंगाल ले जाएगा, और बंगाल का बरस बीतते बीतते या उसके समानांतर आपके जहन में असम भी होना चाहिए, क्योंकि असम के भीतर भी लगभग 28-29% या कहें 34% है। असम के भीतर तो 34% मुस्लिम है, दलित 7% है, 7.5%। दोनों को मिलाइएगा लगभग 42% का यह आंकड़ा है, बावजूद इसके बीजेपी जीत जाती है। यानी राजनीति के वैचारिक तौर पर जिस राजनीति का पाठ इंडिया गठबंधन इस देश को पढ़ा रहा है, वो अपने ही सहयोगियों के साथ उन परिस्थितियों में जाकर उलझ गया जिसका लाभ ठीक उसी तरीके से जैसे मुस्तफाबाद में लाभ बीजेपी को मिल गया, और बिहार सबसे ज्यादा वोटिंग होने के बावजूद बीजेपी चुनाव जीत गई। इसी तर्ज पर क्या राज्यों के चुनाव के भीतर अपनी अपनी राजनीतिक जमीन को सहेज कर बचाते हुए चुनावी मैदान में जो कूदने जाते हैं, क्या इस बात की गारंटी ली जा सकती है या कोई लेगा? वाकई पीडीए के आश्रय समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव जीत जाएगी अपने बूते? आरजेडी लेगी? क्या वाकई यादव मुस्लिम गठजोड़ के बाद एक नया वोट बैंक उसे लगता है कि उसने नौकरियां दी पार्टी, उसके आश्रय चीजों को जोड़कर क्या सत्ता तक पहुंच जाएगी अपने बूते? इसका मतलब बहुत साफ है, अगर नहीं पहुंच पाएगी तो मैसेज बहुत साफ है कि आपको उस रास्ते पर चलना ही होगा जो रास्ता आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनाया था। इससे हटकर कोई रास्ता बचता नहीं है। और इसके ठीक समानांतर, चूंकि सामने प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी की तस्वीर उभारी जा रही है या उभर रही है, तो उनको भी अपने आप को स्टेट्समैन के तौर पर रखना ही होगा। उसमें यह काम कैसे संभव है कि आप जातियों के भीतर लकीरों को खींचते चले जाएं और यह मान लें जिस तरीके से बीजेपी को माइनॉरिटीज नहीं चाहिए,
तो क्या कांग्रेस को अपर कास्ट नहीं चाहिए? कांग्रेस को पैसे वाला तबका नहीं चाहिए? क्योंकि वोट बैंक का राजनीतिक मिजाज कहता है रास्ता यही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर तो उत्तर प्रदेश और बिहार में बकायदा राजनीतिक दल चल रहे हैं। और शायद इसीलिए अतीत के पन्नों को इसलिए भी पढ़ने और गढ़ने की जरूरत है। कांग्रेस के भीतर जगजीवन राम की महत्ता क्यों थी और कैसे थी, और जिस दिन जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ी और जनता पार्टी में शामिल हो गए, उसी दिन देश में शोर मच गया, हां अब कांग्रेस हार गई, अब इंदिरा गांधी हार गई। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं था कि कांग्रेस के लीडर अगर जगजीवन राम ही होते, इंदिरा गांधी नहीं होती, तो कांग्रेस जीत जाती। यह भी नहीं है। यानी एक पूरे गुलदस्ते को सजाने की जरूरत जो इंडिया गठबंधन ने एक वक्त सोची, उसमें सेंध कैसे कब किस रूप में लगनी चली हो गई और हर छत्रपों की अपनी जरूरतें कैसे हावी होती चली गई, और उसका अंतिम परिणाम दिल्ली में केजरीवाल की जबरदस्त हार से जो उभर कर आया, और ट्रांसफर ऑफ वोट और ट्रांसफर ऑफ सीट्स जो कांग्रेस के हाथ से निकलकर छत्रप और छत्रप से निकलकर बीजेपी की तरफ जो जाने की परिस्थितियां हैं, उसका मैसेज इस देश की बदलती हुई राजनीति का वही ट्रांसफॉर्मेशन है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि इस दौर में भी राहुल गांधी जब विचारधारा का जिक्र करते हैं तो उन्हें भी अब यह समझना होगा इस विचारधारा के बीच में उनके अपने सहयोगी छत्रप भी खड़े हैं, और अपने सहयोगी छत्रपों की राजनीतिक जमीन को बीजेपी छीन रही है। यानी आपकी लड़ाई आने वाले वक्त में छत्रपों से हटकर सीधे सीधे बीजेपी के साथ है। ये एक मैसेज है। दूसरा मैसेज भी है, अगर इस दौर की राजनीति धीरे धीरे और तीखी होती चली गई तो सवाल यह नहीं कि यह देश बीजेपी वर्सेस ऑल की दिशा में जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से यह भी लगा परिस्थिति कांग्रेस या राहुल वर्सेस ऑल भी हो सकती है। ये पन्ने कभी और खोले जाएंगे, लेकिन ये खतरे की घंटी तो है समूचे विपक्ष के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।